अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं अरब दुनिया के एक ऐसे मुल्क की जो रकबे के लिहाज से तो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन उसे खित्ते का मजबूत माशी मुल्क ज़रूर समझा जाता है। हम बात कर रहे हैं तेल की दौलत से मालामाल मुल्क कुवैत की, जिसका दिनार आज दुनिया की ताकतवर तरीन करेंसी बन चुका है। इस मुल्क को इस्लामी तारीख, मुस्लिम फ़न तामीर और सकाफत का आयनादार समझा जाता है। कुवैत के 34 से ज़ायद छोटे बड़े शहर हैं, मगर दारुल हुकूमत कुवैत सिटी खूबसूरती के लिहाज से दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़ है। खूबसूरत इमारतें हैं, पायदार सड़कें हैं, जदीद फ़न तामीर है और इसी की बदौलत सालाना लाखों सयाह यहाँ का रुख करते हैं। 70 की दिहाई में तामीर होने वाले कुवैत टावर्स भी बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क की शनाख्त बन चुके हैं। यहाँ बहुत सारी ऐसे जजीरे हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जिनका शुमार दुनिया की खूबसूरत तरीन प्लेसेस में होता है। अच्छा नाज़रीन, आपको ये बताएं कि कुवैत ने 1600 हेक्टर रकबे पर कार्बन की आलूदगी से पाक जदीद शहर की तामीर का मंसूबा बना रखा है, जहाँ ट्रैफिक का नामो निशान तक नहीं होगा और लोग सफ़र के लिए जदीद ज़राए इस्तेमाल करेंगे। दुबई का बुर्ज खलीफा दुनिया की बुलंद तरीन इमारत है, लेकिन ये एजाज़ भी मुस्तकबिल करीब में कुवैत के पास आ जाएगा, क्योंकि कुवैती हुकूमत 1 किलोमीटर बुलंद दुनिया की सबसे ऊंची इमारत तामीर करने जा रही है। नाज़रीन, कुवैत का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है और तरक्की के लिहाज से आज इस मुल्क का शुमार किन ममालिक में किया जाता है, इस पर हमारे पास एक खुसूसी रिपोर्ट है। आइए आपको दिखाते हैं। बराज़म एशिया के जुनूब मगरिब की जानिब खलीज अरब में 17,820 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ एक आज़ाद मुल्क कुवैत आपको नजर आएगा। जोग्राफियाई लिहाज से इसके शुमाल में इराक, जुनूब में सऊदी अरब और शुमाल मगरिब में खलीज फारिस के साहिल मौजूद हैं। कुवैत के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हमेशा से ही मजबूत और मुस्तहकम रहे हैं। इस्लामी मुल्क होने के नाते दोनों ममालिक के अवाम भी एक दूसरे के लिए इंतहाई करीब हैं। इस मुल्क के 34 छोटे बड़े शहर हैं और दारुल हुकूमत कुवैत सिटी खूबसूरती के लिहाज से अपनी मिसाल आप है। कुवैत सिटी इस्लामी तारीख, फन तामीर और सकाफत का आईनादार है, जो मुस्लिम दुनिया का अहम तिजारती मरकज भी है। शहर की मसाजिद और रवायती इमारतों में इस्लामी वर्से का अक्स नुमाया है। मजमूई तौर पर कुवैत सिटी इस्लामी तारीख और सकाफत में दिलचस्पी रखने वालों के लिए एक पुरकशिश मकाम है। 70 की दहाई में तामीर होने वाले कुवैत टावर्स की इमारत भी शहर की शनाख्त बनी हुई है। कुवैत सिटी की बहुत सी रिवायती इमारतों को इस्लामी और अरबी तर्ज तामीर का मुनफरिद इम्तिजाज समझा जाता है। सकाफत पर बात की जाए तो अलकराइन कल्चरल फेस्टिवल कुवैत सिटी में मुनक़िद होने वाला एक सालाना प्रोग्राम है, जो इस्लामी सकाफत, फन और मौसीकी से जुड़ा हुआ है। मर्दों का रिवायती कुवैती लिबास, जबकि ख़वातीन अबाया और हिजाब पहनती हैं। बुजुर्गों का एहतराम और मेहमान नवाजी कुवैती सकाफत और माशरे में गहराई से जुड़ी हुई है। सालाना 1 लाख से जायद सयाह कुवैत का रुख करते हैं। डक्सन हाउस, दोहा विलेज, नेशनल म्यूजियम, फिलाका आइसलैंड समेत बहुत से तारीखी मकामात सयाहों की तवज्जो का मरकज बने रहते हैं। 1 सदी से भी कम वक्त कबल जब अरब ममालिक में तेल दरियाफ्त नहीं हुआ था, तो यहाँ के लोगों का जरिया माश गहरे पानियों में मोती ढूंढना था, लेकिन आज इस मुल्क की तरक्की देखने के लायक है। कुवैत का शुमार अरब के चंद बेहतरीन ममालिक में होता है। कुवैत सिटी की साहिल से 20 किलोमीटर दूर वाक़े फिलाका जजीरे का शुमार भी दुनिया के खूबसूरत जजीरों में होता है, जहां सयाहों को कदीम और जदीद तहजीब का इम्तिजाज नजर आता है। महसूर को नीले पानियों की खसूसियत के हामिल इस जजीरे की अहम तारीखी और आसार कदीमा की यादगारों की बदौलत इस जजीरे की शोहरत और अहमियत में इजाफा हुआ है। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत का एजाज भी कुवैत के पास आ जाएगा, क्योंकि कुवैती हुकूमत ने 828 मीटर बुलंद बुर्ज खलीफा के मुकाबले में 1 किलोमीटर बुलंद इमारत की तामीर का ऐलान कर रखा है। मदीना अल हुरीर नामी शहर में बनने वाली इस इमारत की 234 मंजिलें होंगी, जहां 7,000 अफराद काम कर सकेंगे। इस इमारत में दफातर, अपार्टमेंट्स और होटल समेत दीगर मुतअद्दिद सहूलियात मुयस्सर आएंगी। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, उनकी 60वीं सालगिरह मनाई जा रही है। न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर तकरीबात हो रही हैं, बल्कि तकरीबात कुवैत के अंदर भी हो रही हैं। और ऐसी एक तकरीब के लिए मुझे मेरी टीम के साथ मदऊ किया गया था। इस जो इवेंट वहाँ पर हो रहा था, उसको मैंने होस्ट भी किया, और फिर साथ ही साथ मुझे, और मैं ये कहूँगी कि हमारे PTV को भी उनकी जानिब से एक एजाज़ दिया गया, कुवैत के जो सरकारी TV है उसकी जानिब से।
कि मुझे वहाँ पर एक इंटरव्यू के लिए मदऊ किया गया और उस इंटरव्यू में पाकिस्तान के हवाले से जो उनके जहनों में सवालात थे वो पूछे गए। साथ ही साथ मेरी वहाँ पर जो दीगर अहम शख्सियात हैं कुवैत के अंदर, उनसे भी मीटिंग्स हुई हैं, उनसे भी मुलाकातें हुई हैं और क्या सवालात उनके जहनों में थे, ये चीज़ें। और ये जो इवेंट था जिसके लिए स्पेशली यहाँ से हम कुवैत गए हैं उसको अटेंड करने के लिए और मैं होस्ट करने के लिए, इस इवेंट की कुछ झलकियाँ भी आपको दिखाते हैं। वहाँ बहुत सारे कुवैती जो हैं वो भी उस इवेंट में मौजूद थे जो जानना चाहते थे कि पाकिस्तान का कल्चर कैसा है, पाकिस्तान के लोग कैसे हैं। और वहाँ पाकिस्तान के भी बहुत सारे लोग मौजूद थे, ख़ास तौर पर वहाँ पर डॉक्टर और नर्सेज बहुत बड़ी तादाद में इस इवेंट के अंदर मौजूद थी जो वहाँ पर कुवैतियों की खिदमत कर रही हैं, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान की खिदमत भी कर रही हैं क्योंकि वो वहाँ पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और साथ ही साथ रेमिटेंसेस की सूरत में भी पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। तो कुवैत का ये सफ़र जो था हमारा, ये कैसा रहा, कुवैत में ये जो इवेंट था ये कैसा था, कुवैत के लोग कैसे हैं और कुवैत खुद कैसा है, इस सब पर हमारे पास एक डिटेल्ड रिपोर्ट है, आपको दिखाता है। Well, we're back right here in the studio, and we have with us right now Asma Iqbal, a media personality and anchor person from Pakistan. And Asma, we'd like to welcome you to our program, Hala Kuwait. Thank you so much, Tariq, first of all, for inviting me, and assalamu alaikum to everybody, whoever is watching me right now. And yeah, thank It's you. a pleasure to have you with us. I know you have a very busy schedule. We thank you very much for taking some time to be with us Thank right you here for on Hala inviting me, Kuwait. Tariq. And first off, welcome to the state of Kuwait. Can you tell us the purpose of your visit, please? Actually, I'm here for an musical event. I'm just going to host that event. That is being held tomorrow at from 6 to 10 p.m. here in Kuwait. And this is organized especially for those people who belongs to Pakistan, who So love it's for the music. Pakistani community who like music. Yeah, they all are invited, but the Kuwaitis are invited too. Okay. And I hope you're going to join me It'll as be my well. pleasure also. Yeah, it looks like it's, we were talking before we came on air, it looks like it's going to be a very big event. Yeah, it is. It is. Tell us more about it. Yeah, like we have some singers with us, and they belong to Pakistan. And this event is especially for the people who are from KPK, a special, you can say a special place of Pakistan where people speak Pashto language. Whoever is listening to me who is from KPK, they'll understand. This is for them. Like most of the singers are Pashto singers, but they'll sing anything. People who are coming over there, they'll ask anything and they can sing anything for them. We'll give some shields to the guests. Very nice. And some of our guests and a lot of things we have Well, it looks like planned it's going to and- be a fun and exciting evening. That's the Yeah, most yeah, important thing inshallah, for inshallah. the people of the community to have a very nice time. Is this your first visit to the state of Kuwait? Yeah. And how's it been going so first far? time that I'm here in Kuwait. But you know, if you ask me like how's my visit going, it's going great. And seriously, I'm not telling you this because I'm live here with you. I'm really enjoying, although it's a short visit, very short visit. I'm here just for like 3 days. I'll be going back day after tomorrow after just that event finishes. But believe me, when the organizers told me that we want to invite you to host this event, and I asked, okay, I wasn't that much interested, but I asked him, okay, where you want me to go with you? They said Kuwait. Oh, I said, really, Kuwait? Because let me tell the people Tell who are us, watching yes, you, please. Tariq, as we were discussing off air, Yeah. like I am hosting a show. Well-known Last- media personality in Pakistan. I was thank taking a you. look at your bio earlier. You presented different kind of programs of different genres. And Yeah. It's really a pleasure and a treat to have you with us. Yeah, right so here many on times. the program. Tell us more. Yeah, so many times, Tariq, we talk about Kuwait, but I'd never been here, so I really wanted to come. But the first thing which came into my mind when I came to know that I have to go there to Kuwait, I thought the people are very rich here, alhamdulillah. You people are really blessed. And I was thinking there must be proud people, a lot of proud people. But when I like landed, our plane landed, and when I came to the airport, from the airport till now, till your studio, I haven't met even a single person whom I can call proud, arrogant,
No. Everyone was The people very are nice to you? really nice. That's good to hear. Their Showing you the Kuwaiti hospitality- hospitality. Yeah, the Excellent. hospitality, especially the place where I'm staying right now. There are a lot of people. Like when we go for the breakfast, there are a lot of Kuwaiti people. They see you, they smile, they say you hello, how are you? Good. And they really want to know about you. Yeah. And if you ask something, they guide you, and they're very nice people. That's great to hear, and we're very happy that you're having a very nice stay so thank far you, right Tarek. here in the state of Kuwait. You know, and your country, Pakistan, is famous for its exciting cities, historical sites, also Yeah. hospitality and amazing cuisine. So maybe you could tell us what makes Pakistan famous, in your opinion, please. First of all, like so many people are watching right now who are interested in like visiting Pakistan maybe, and who are interested in visiting some other places. But I'll invite them to please visit Pakistan, because we have a lot of special things for you. If you talk about our cities, we are the, like, you know, we have the second beautiful capital in the world, the city Islamabad, that is our capital, and it was recently ranked the second beautiful city in the world. So you can imagine that what do we have to offer you. Then we have our one more city, Lahore, that is having a very rich what you call the historical places. You can go there, you can visit them. The people are very very nice, and Very their welcoming. very welcoming, and their hospitality is very famous. And the food of Lahore is famous everywhere. Yes. And we call in our language that Lahore, that means that there is no place in the world like Lahore. Then if we talk about the largest city of Pakistan, that is Karachi, that is, you can see, that is the economy hub of Okay. Pakistan. And the special thing about Karachi, like the people from all around the world lives and comes there in Karachi. All right. And one more city I have to mention, that is Rawalpindi, my birthplace. And if you Okay. want to know what is special in Pindi, so a very special thing from Pindi is sitting right in front of you. So All right. yeah, Well, that's it is. nice. Well, it's a pleasure to have you with us right here, Thank live in our you. studio. And you know, the female Yeah, element in female. Pakistan is considered a contributor to its overall development. Maybe you could give us your opinion as a media personality. You know a lot about your beautiful country. The role of women in Pakistani society, please. Okay, let me tell you and the people who are watching the live now, that the role of women I can describe in the way that the founder of the Pakistan, Muhammad Ali Jinnah, he was having his youngest sister. Her name was Fatima Ali Jinnah. He was standing shoulder by shoulder with his brother in the struggle he did in the making of Pakistan. Then she was the first dentist in divided India, we can say, and we call her the mother of our nation. So we respect our women, first of all. Then everybody has heard about Malala Yousafzai, who has a long struggle against terrorism. So we Pakistani women, we can fight against terrorism. A lot of people, maybe if somebody doesn't know, I'm going to talk about the Oscar winner Sharmeen Obaid-Chinoy, who is a film director, who is a writer, who is a journalist. He's a very famous name of Pakistan. And one more thing, one political personality, and I'm going to mention her name here because she was the first lady who got the who was the prime minister of an Islamic state. Like no other Islamic country was having any prime minister lady, but she was the first lady prime minister of any Islamic country. So I think now you can understand the role of Pakistani women, like how Yes. important, how much importance Leading the they way give in a them. lot of women issues. Yeah, and you know, like you can find the women in every field there in Pakistan. We are teachers, we are doctors, we are nurses,
so many are working for you here in your yes, country a from lot Pakistan. of Pakistani people are well known for their dedication, Yeah, hard yeah, work, yeah. and they're very good. They are, alhamdulillah, alhamdulillah. And we are anchor persons, we are journalists. I'm a journalist myself. So they are everywhere, and they are being treated very well, I can tell you, honestly. The workplace, like where I go, my office, everybody respects me a lot. My bosses even. I never felt like they behave like a boss. No, they behave like a friend. Very nice. And there is an equality in my office That's between great. the man and women. Great to hear that. I mean, Pakistan is such a beautiful country. Tell us now the role of the media in promoting tourism in Pakistan. Yeah, because I am Yes. a media person, Yes, tell so us I more can about tell you. We promote our cities, our landscape. We have the great mountain, Karakoram and all the other. We have K2 in Pakistan. Yes. You know about the K2? Yes, K2 yes. is the second largest mountain, highest mountain in the world. So we have that. We have a beautiful landscape. We have fields. We have sea. We have rivers. Everything. And most of all, like we have 4 weathers in a year. We have a lot of delicious, like you can say we have, we are blessed because we have so many famous fruits like mango, like oranges. We export them, and there is a lot of we can talk about, like we have We in could Pakistan. spend the next hour or even more just talking Yeah, about I all that think Pakistan has the to whole offer. show or a Right. series of the shows we can Well, do you have in to come back Pakistan. another time and talk about Yeah, that. I have to, and I love Kuwait. And now, first, I was thinking like how I'm gonna spend like my 3 days over there. I don't have friends over there. I don't know anyone in It's Kuwait. full So how packed I'm gonna schedule. spend my days over there? And now I'm thinking, oh God, why I came for 3 days only? I have to come again. Tariq. Of course, you're welcome to come anytime. It's your second home. And the Popular Connection, now tell us a little bit more about the state of Kuwait and the state of Pakistan, how you see this connection, in your opinion. I'm here for the event, and Yes. why is that event being held? It's being held because we, like the people of Pakistan and the people of the Kuwait, we are celebrating the 60th anniversary of friendship between Kuwait and Pakistan. So this is not we can say not a new friendship. No, like it's a 60s, long, you know, storied 60 friendship, years long very story. strong bilateral relationship. And one thing I must say here, like whenever we were in our Pakistan was facing any kind of problem, Kuwait was always there. Yeah, we to always stand support next to us. each other and Yeah. everything. And one more thing I really want to share with the Sure, viewers tell about us. Kuwait. Like when I landed from the airport, and when I came outside of the airport, and I see the city and the areas where we were driving and going to. So I saw a lot of development work. I saw beautiful buildings, beautiful mosques, and when I came to know that education is free here for everyone and the 100% of the population is educated, that was like amazing to know this. And then I came to know that the health facilities are totally free, and if there is something related to health which is not available in Kuwait, and somebody is need to be to some other country for his or her treatment, Amir Kuwait, like His Highness, they have already announced that they will pay for everything. Yes, they whatever try the their hospital best to always charges. help out, and They are it's, there, it's a like, big pleasure to have you They're with doing us. a lot for you people, Of Tariq. course, and we wish you the best of luck in your Thank you. event tomorrow evening. Thank you Thank so much you. for coming tonight. I hope to see you there. Yes, it's my pleasure. Thank you. Thank you so Thank much. you, Tariq. प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का. मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक के कारकुनों को मोदी हुकूमत मुसलसल हिरासा कर रही है. खुर्रम परवेज और इंसानी हुकूक के दीगर कारकुनों को झूठे मुकदमात में फंसाया जा रहा है.
मोदी हुकूमत मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक के कारकुनों को निशाना बनाने के लिए काले कवानीन का इस्तेमाल कर रही है। इंसानी हुकूक के कारकुनों का जुर्म मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी को बेनकाब करना है। आलमी बरादरी मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक के कारकुनों को हिरासा करने पर भारत का एहतसाब करे। नाज़रीन, पाकिस्तान और कुवैत के माबैन कई दहाइयों से गहरे और दोस्ताना ताल्लुकात हैं जो वक्त के साथ मजबूत और मुस्तहकम हुए हैं। 2005 में जब पाकिस्तान में क़यामत के ज़लज़ला आया तो बरादर इस्लामी मुल्क कुवैत पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा इमदाद भिजवाने वाले ममालिक में से एक मुल्क था। पाकिस्तान ने हमेशा कुवैत के साथ तिजारत को फ़रोग़ देने पर जोर दिया है। कुवैती कंपनियों ने भी पाकिस्तान में भारी सरमायाकारी करके दोस्ती के इस ताल्लुक को लाजवाल बनाया। कुवैत ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के शानदार मौक़े से फ़ायदा उठाया और अब भी फ़राहमी आब के मनसूबों में $200 मिलियन की सरमायाकारी कर रखी है। दोनों मुल्कों के दरमियान इस वक्त सालाना तिजारती हजम जो है वो $2.4 अरब के करीब है, जिसे दोनों ममालिक 2 गुना करने की ख्वाहिश रखते हैं, डबल करना चाहते हैं। नाज़रीन, रवां साल पाकिस्तान ने जोर दिया है कि पाकिस्तानी मसनूआत और लेबर फोर्स की कुवैती मार्केट तक रसाई यकीनी बनाई जाए, जबकि कुवैत को ये पेशकश भी की गई है कि वो पाकिस्तान में CPEC से पैदा होने वाले जो मौक़े हैं उनसे भरपूर फ़ायदा उठा सकता है। कुवैत ने पाकिस्तान में किन शुबों में सरमायाकारी कर रखी है और कौन से ऐसे मौक़े हैं जिनसे दोनों ममालिक तिजारत और सरमायाकारी के ज़रिए मज़ीद फ़ायदा उठा सकते हैं, इसी पर एक रिपोर्ट है, आपको दिखाता है। पाकिस्तान ने खलीजी ममालिक समेत दुनिया भर से ताल्लुकात जोड़ने के लिए बड़ा सिफारती नेटवर्क बना रखा है। पाकिस्तान और कुवैत के दो तरफा ताल्लुकात की तारीख भी अपनी मिसाल आप है। पाकिस्तानी अफवाज ने 1991 में इत्तेहादी अफवाज के साथ मिलकर कुवैत की आज़ादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1991 में पहली खलीजी जंग के खात्मे के बाद पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान गर्मजोशी देखी गई। 2005 के क़यामत के ज़लज़ले के बाद कुवैत पाकिस्तान को भारी इमदाद फराहम करने वाले मुल्कों में से एक था। पाकिस्तान ने भी हर मुश्किल वक्त में कुवैत का भरपूर साथ दिया और कोरोना की आलमी वबा के दौरान पाकिस्तान ने सैकड़ों डॉक्टर, नर्सेज और टेक्नीशियंस को कुवैत में पेशा वराना उमूर की अंजाम दही के लिए भेजा था। कुवैत हुकूमत ने वीज़ा की पाबंदियां हटाईं तो पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने कुवैत का रुख किया। दोनों मुल्कों के माबैन तिजारती हुजम देखा जाए तो आदाद शुमार के मुताबिक 2011 से 2014 तक बाहमी तिजारत का हुजम 3 से 4 अरब डॉलर सालाना था, जो कम होते हुए 2020 में 1 अरब 25 करोड़ डॉलर तक रह गया। पाकिस्तान ने साल 2019-20 में कुवैत से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की अशिया दरामद की, जबकि सिर्फ 11 करोड़ 24 लाख डॉलर की बरामदात कुवैत भेजी। कुवैत की जानिब से पाकिस्तान को बरामदात की मौजूदा सतह $750 मिलियन है, जबकि पाकिस्तान की जानिब से कुवैत को $50 मिलियन की अशिया भिजवाई जाती हैं। कुवैत और पाकिस्तान ने अगले 2 से 3 सालों में अपनी बाहमी तिजारत को 1 बिलियन सालाना तक बढ़ाने का इरादा रखते हैं। कुवैती फर्मों की जानिब से गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में 750 मिलियन की सरमायाकारी की गई, जो हालिया बरसों में जनूबी एशियाई मुल्क में सबसे बड़ी मुजव्वज़ा सरमायाकारी है। पाकिस्तानी और कुवैती कंपनियां $200 मिलियन की पानी की पाइपलाइन बिछाने पर काम कर रही हैं। दोनों मुल्क इस तरफ तिजारत को $5 अरब तक बढ़ाने का अज़्म रखते हैं। कुवैत और पाकिस्तान के दरमियान दिफा के शोबे में भी एक मजबूत ताउन फराहम करते हैं, जिसकी वाज़ेह मिसाल रवां साल तय पाने वाला मुआहदा था, जिस पर पाकिस्तान की जानिब से सफ़ीर मलिक मोहम्मद फारूक ने, जबकि कुवैत की जानिब से ब्रिगेडियर जनरल फवाज हुदैर ने दस्तखत किए थे। दोनों मुल्कों ने माहदे पर दस्तखत का खैर मकदम किया और इस उम्मीद का इजहार किया कि इस माहदे से दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई ताउन को वसअत देने में मदद मिलेगी। मेजर जनरल वसीम इफ्तिखार चीमा और ब्रिगेडियर जनरल फवाज हुदैर ने मजबूत दिफाई ताल्लुकात के जरिए दो तरफा ताउन को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार किया। रवां साल इस वक्त के पाकिस्तानी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के मौके पर कुवैत के वजीर खजाना अब्दुल वहाब अल रशीद से मुलाकात की और इक्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया था। दोनों फरीकों ने पाकिस्तानी मसनूआत और लेबर फोर्स के लिए कुवैती मार्केट तक रसाई बढ़ाने
और चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के जरिए कुवैत को पेश किए जाने वाले मौके पर भी तबादला ख्याल किया। रिपोर्ट आपने देखी। जी आर बलोच साहब मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर रहे हैं कुवैत के अंदर, तो हमने ज़रूरी समझा कि आज उनसे कुवैत के हवाले से ज़रूर बात की जाए। अस्सलाम वालेकुम बलोच साहब। जी सामने बलोच साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी बलोच साहब, पहले तो ज़रा ये फरमा दीजिएगा कि अभी ये जो एक कहा जाए कि एक एनिवर्सरी मनाई जा रही है, कुवैत के अंदर भी तकरीबात हो रही हैं, पाकिस्तान के अंदर भी तकरीबात हो रही हैं, दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं उनकी 60वीं सालगिरह मनाई जा रही है। किस तरह से आप इस पर तबसरा फरमाएंगे कुवैत और पाकिस्तान के माबैन जो ताल्लुकात हैं? जी थोड़ी तस्दीक कर दूं कि मैं वहाँ एज ए यंग ऑफिसर था। आई वाज डिप्टी हेड ऑफ मिशन, या जो कि नायब सफीर होता है। उस वक्त सफीर कुछ और साहब थे, मैं बाद में सफीर वियतनाम में रहा। लेकिन जहाँ तक कुवैत का ताल्लुक है, कुवैत एक बड़ा छोटा सा आइलैंड है, नाखलिस्तान समझ लीजिए उसको, अगर हम तारीखी लिहाज से कहें। और आपको ये बताता चलूँ और हमारे नाजरीन को कि इनका गुजर बसर भी इसी तरह से होता था जिस तरह ओमान के लोगों का सीपियां ढूंढ के, हीरे ढूंढ के, गोताखोरी करके और सिर्फ फिशिंग करके इंतहाई गरीब थे, जब तक कि तेल नहीं ढूंढा गया। तेल ढूंढने के बाद कुवैत भी तकरीबन यूएई के और के बराबर उसकी जो ऑयल रेवेन्यूज थी, उसका बाकी जो विजन था वो तमाम करता। और छोटी सी पॉपुलेशन, जाहिर है एक मिलियन से भी कम, 1.2 मिलियन शायद इस वक्त होगा जो कुवैती से। तो लेकिन उन्होंने बड़े तकरीबन कुवैत और यूएई साथ साथ एक डेवलपमेंट के फेज में आए, जब उनके पास पेट्रो डॉलर्स आए ऑब्वियसली 70s के बाद वो हो गए। लेकिन बदकिस्मती इनकी ये रही कि उनका जो नीबर था इराक, उसने हमेशा यही समझा कि तारीखी लिहाज से, क्योंकि तारीख और जोग्राफिया तो बदलता रहा है ना, हो सकता है कि इस जमाने में जब जो था सल्तनत जो उमय्यद थी, अब्बासी थी, जो बगदाद में जिनका कैपिटल था, हो सकता है कि ये छोटा आइलैंड जो है वो उनके हाथ में हो। तो जब सद्दाम हुसैन बहुत पावरफुल हो गया, जब वो उसने ईरान से लड़ाई लड़ी इन द बिहेस्ट ऑफ द वेस्ट, और वो उस जमाने में वेस्ट का डॉर्निंग था, उसके करीब था बहुत ज्यादा। और उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है कि उसका जब उसकी मुलाकात हुई जो वहाँ यूएस एम्बेसडर थी खातून, तो उसने जिक्र किया कि भाई ये हमारे तारीखी क्लेम है कुवैत के साथ, तो हम चाहेंगे कि इस पे कुछ ना कुछ करें। तो जो कम से कम मीडिया की हद तक यही रिपोर्ट हुआ, उन्होंने कहा कि भाई ये मसला आपका और कुवैत का है, हमारा इस सिलसिले में कोई स्टैंस नहीं है। कम से कम दिस इज व्हाट द मीडिया रिपोर्टेड, वी डोंट नो कि असल क्या बातचीत हुई। लेकिन जब उसमें, आपको शायद याद हो या ना हो, लेकिन ये कुवैत को इराक ने मुकम्मल तौर पे कब्जे में ले लिया था। उसके बाद यूएस ने उस तमाम उसको काउंटर ऑफेंसिव किया और इराक को फिर पीछे हटना पड़ा और इराक जो है वो हट गया। लेकिन विदड्रॉ करते करते उसके तमाम जो ऑयल वेल्थ है उनको आग लगा दी, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको तबाह कर दिया, और सबसे बड़ी बात बहुत बड़ा बिलियंस ऑफ डॉलर्स। और फिर ये कि जो एक दफा हुकूमत बन के बिखर जाए उसको बनाने में टाइम लगता है। तो मेरे ख्याल में फिर ये वो उस ट्रैक पे नहीं आ सके जिस तरह यूएई, इमारात या जो बाकी जो इमारात के अंदर छोटे और जजीरे हमारे पास हैं, बहरीन और ओमान। तो उस लिहाज से लकी है, दे हैव नॉट बीन लकी कुवैती स्टिल। कुवैत बड़े अच्छे लोग हैं, जो मैंने उनको पाया बहुत ही पुरखलूस लोग हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, इस्लामिक उम्मा से मोहब्बत करते हैं। और सबसे अहम चीज़ ये है कि उनका जो मुसलमान कॉज के लिए जो डोनेशंस होती है, आई थिंक दुनिया में जो बड़ी डोनेशंस होती हैं शायद सऊदी अरब के बाद अगर है तो वो कुवैती देते हैं, अपने ज़ाती जेब से देते हैं और बेतहाशा पूरी दुनिया में देते हैं, पाकिस्तान में भी देते हैं, अफ्रीका में, इंडिया में, जहाँ कहीं मुसलमान बसते हैं मस्जिदें बनाते हैं। और ये कि कोई उसमें मसलक नहीं अपना इम्पोज करता। कुवैत का हमसे कोई फासला भी इतना ज़्यादा नहीं है और कुवैत में सिवाय ऑयल के बाकी सारी चीज़ें तो वो इम्पोर्ट कर रहे हैं।
تو ہم اپنی ایکسپورٹس بہت زیادہ بڑھا سکتے ہیں, چاہے وہ ٹیکسٹائل ہو, چاہے وہ فروٹ اینڈ ویجیٹیبل ہو, یا چاہے وہ کوئی اور روزمرہ استعمال کی اشیاء ہوں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں جو ایکسپو سینٹرز ہیں, جہاں باقی ممالک جو ہیں وہ اپنی مصنوعات جو ہیں ان کی نمائش کر رہے ہوتے ہیں, تو پاکستان کو بھی اس حوالے سے بہت زیادہ ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. اور وہاں جب ہماری کویت میں پاکستانی ایمبیسیڈر سے ملاقات ہوئی ہے تو وہ بھی ایسی بہت ساری ایفرٹس کر رہے ہیں. جیسے حال ہی میں وہاں پر ایک مینگو فیسٹیول جو ہے وہ رچایا گیا, سجایا گیا, اور لوگوں کو بتایا گیا کہ جی انڈین مینگو جو ہے وہ دی بیسٹ نہیں ہے, ہمارا جو پاکستانی مینگو ہے خاص طور پر جو چونسا ہے وہ دی بیسٹ ہے. تو ظاہر ہے اسے چونسا کی ایکسپورٹ جو ہے وہ بھی وہاں پر بڑھ رہی ہوگی. تو ایسی بہت ساری چیزیں اور کرنے کی ضرورت ہے. لیکن مجھے سر یہ بتا دیجیے گا کہ ایک چیز جس کا جو کویت کے خود وزیر خارجہ ہیں, انہوں نے جو ہمارے ایکس پلاننگ منسٹر رہے ہیں, جب ان سے ملاقات کی یو اے کے اندر اسی سال کے مارچ میں, تو انہوں نے کہا جی کہ وہ سی پیک کے بہت سارے مواقع جو ہیں پاکستان کے اندر ان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. پاکستان نے بھی ان کو آفر کیا کہ جی بالکل آپ ایسا کیجیے. کس طرح سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ان کی جانب سے, اور کس طرح سے ہم انہیں فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں سی پیک کے اندر؟ جی میں تھوڑا سا وہ جو آپ پاکستان کے ایکسپوجر کی بات کرتے ہیں تو میں ریکال کروں کہ یہ ہم نے بہت اچھی ایگزیبیشن وہاں جب میں وہاں پہ تھا کروائی تھی, جس میں تقریباً 25 سے 30 پاکستانی فرمز آئی, جس کے اندر فرنیچر تھا, ہینڈی کرافٹ تھے, اور بہت سارا تھا جس سے بہت پاکستان کا جو ہے وہ ایکسپورٹ بڑھا. اب جو آپ کا جو زیادہ بنیادی سوال یہ ہے کہ سی پیک کو کس طرح سے کیا جائے, تو اس میں بیسیکلی سی پیک کے اندر جو ایکسپورٹ پروسیسنگ زون بن رہے ہیں, تسلسل ہے پشاور سے لے کے کراچی تک کا, تو میرے خیال ہے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی ڈیڈیکیٹڈ ان کے لیے انڈسٹری, بس فار ایگزامپل چونکہ وہ پیٹرولیم میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں, اور ہم بہت سارا, بلکہ ہماری جو امپورٹ ہے کویت سے وہ موسٹلی ایکسپورٹ آئل ریلیٹڈ ہے, یا تو را جو ہے وہ آئل ہے یا پروڈکٹس ہیں, تو ہم وہ پیٹرو کیمیکل کی انڈسٹری لگوا سکتے ہیں ان سے, یا جو میڈیم اور اسمال میں تو نہیں لیکن میڈیم اور جو ہائر اینڈ والی انڈسٹریز ہیں اس میں انویسٹمنٹ لے سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی ہمیں ایک ایم او یو سائن کرنا چاہیے پارٹنرشپ کا ود کویت, اور اس میں چائنا, پاکستان اینڈ کویت کین بیکم ٹرائی پارٹائٹ پارٹنرز, تاکہ وہ جو کویتی انویسٹرز ہیں وہ سی پیک کا فائدہ لے سکیں. بہت شکریہ جی بلوچ صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. میں بھی بڑی ڈیٹیل میں آپ ہمیں سمجھا رہے تھے کہ کویت اور پاکستان کے درمیان تعلقات تو بہت اچھے ہیں, لیکن ان تعلقات کا فائدہ جو ہے وہ ہماری معیشت کس طرح سے اٹھا سکتی ہے, اور کیا اقدامات جو ہیں وہ حکومت پاکستان کی جانب سے کیے جانے چاہیے وہاں سے یہاں سرمایہ کاری لانے کے لیے اور یہاں سے وہاں ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے. جی بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جی پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور کچھ مزید ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں. ناظرین, امریکہ, جاپان اور جنوبی کوریا نے بحر الکاہل میں کسی بھی خطرے اور بحران سے نمٹنے کے لیے سیکورٹی کے نئے معاہدوں پر دستخط کر دیے ہیں, اور انہی کے تحت ہاٹ لائن قائم کی جائے گی اور تینوں فریق خود کو درپیش کسی بھی خطرے پر ایک دوسرے سے مدد طلب کر سکتے ہیں. چین نے سہ فریقی سربراہی اجلاس کے اعلامیے کو بین الاقوامی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا ہے. ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ, جاپان اور جنوبی کوریا کے اقدامات چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے مترادف ہیں. انہوں نے یہ الزام بھی عائد کیا ہے کہ کیمپ ڈیوڈ کانفرنس کے ذریعے ہمسایہ ممالک کے تعلقات میں دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ناظرین, ایک طرف سہ ملکی سربراہی کانفرنس میں اہم فیصلے کیے جا رہے ہیں, اور دوسری جانب جنوبی کوریا اور امریکہ نے 11 روزہ مشترکہ جنگی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے, جن میں آسٹریلیا, فرانس اور کینیڈا سمیت 10 ممالک کے افواج حصہ لے رہی ہیں. شمالی کوریا نے مشترکہ فوجی مشقوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے بڑی جنگ کی تیاری قرار دیا ہے. امریکہ سہ ملکی کانفرنس کے ذریعے ایشیائی ملکوں میں سیکورٹی معاملات کا جواز بنا کر خطے پر اپنا فوجی اثر و رسوخ مضبوط کیوں بنانا چاہتا ہے, یا ایسے معاہدوں کے ذریعے اس کے مفادات کچھ اور ہو سکتے ہیں. اسی پر ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہوں گے, ان سے ہم یقیناً بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہم نے اس بارے میں ایک پیکج, ایک ڈیٹیل رپورٹ تیار کی ہے, آپ کو دکھاتے ہیں. چین نے کیمپ ڈیوڈ میں امریکہ, جاپان اور جنوبی کوریا کے سربراہی اجلاس پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اسے علاقائی سلامتی کے خلاف سازش قرار دیا ہے. چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ, جاپان اور جنوبی کوریا کے اقدامات چین کے اندرونی معاملات میں
मुदाखलत के मुतरादिफ हैं और ये चीन और उसके हमसाया ममालिक के दरमियान ताल्लुकात दरार पैदा करने और बैनुल अक़वामी उसूलों की संकीन खिलाफवर्जी है। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैंप डेविड में अमरीका, जापान और जनूबी कोरिया के सरबराहान में मुलाकात हुई। अफ्रीकी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए सदर बाइडन ने उसे तीनों मुल्कों के दरमियान पहली इनफरादी कॉन्फ्रेंस करार दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इस कॉन्फ्रेंस का मकसद चीन और जौहरी हथियारों से लैस शुमाली कोरिया के बारे में बढ़ते हुए खदशात के तनाजुर में सलामती और इक्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत बनाना था। शुरका ने सरबराही इजलास में शुमाली कोरिया के हालिया बैलिस्टिक मिसाइल तजर्बात, जुनूबी बहरा चीन पर बीजिंग के दावों और यूक्रेन के खिलाफ रूसी जंग पर अदम इत्मीनान का खुलकर इजहार किया। अफ्रीकी सरबराही कॉन्फ्रेंस के जारी एलामिये के मुताबिक तय पाने वाले माहिदों को कैंप डेविड प्रिंसिपल्स का नाम दिया गया। एलामिये में कहा गया कि अफ्रीकी सिक्योरिटी ताउन का मकसद खित्ते में अमन और इस्तेहकाम में इजाफा है, जो हमेशा रहेगा। अमरीकी सदर बाइडन ने जनूबी कोरिया की सदर और जापान के वज़ीर-ए-आज़म के हमरा मुश्तरका कॉन्फ्रेंस में बताया कि खतरा से निपटने के बारे में सलाह मशवरे के लिए तीनों मुल्कों के दरमियान एक हॉटलाइन कायम की जाए। We're doubling down on information sharing, including on the DPRK's missile launches and cyber activities, strengthening our ballistic missile defense cooperation, and critically, we've all committed to swiftly consult with each other in response to threats to any one of our countries from whatever source it occurs. ये कॉन्फ्रेंस ऐसे में हुई जब बहर अल काहिल के इलाके में शुमाली कोरिया से मुस्तकिल जौहरी खतरे और चीन के इश्तियाल अंगेज इक़दामात पर तशवीश में इजाफा हो रहा है। अमरीकी सदर का कहना था कि हमारी इत्तेहादी मजबूत हैं और हम साथ हों तो दुनिया ज्यादा महफूज होगी। तीनों रहनुमाओं ने चीन और ताइवान के दरमियान मसाइल को पुरअमन तरीके से हल करने पर जोर दिया। दूसरी जानिब चीन ने अफ्रीकी ममालिक के एलामियों को मुसरत करते हुए कहा कि एशिया बहर अल काहिल में मुतअद्दिद इनफरादी और ब्लॉक बनाकर कशीदगी पैदा करने की कोशिशें नाकाम होंगी। अमरीका और इत्तेहादियों से खित्ते के ममालिक में यकीनी तौर पर चौकसी और मुखालफत पैदा होगी। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जमान का कहना था कि बैनुल अक़वामी बिरादरी खुद फैसला कर सकती है कि कौन तज़ाद पैदा कर रहा है और कशीदगियों में इजाफा कर रहा है। व्हाइट हाउस की कौमी सलामती के मुशीर जैक स्लेवर ने रद्द-ए-अमल दिया कि ये शराकत दारी किसी के खिलाफ नहीं, इसकी एक अहमियत है। ये हिंदो बहर अल काहिल का तस्वुर है जो आज़ाद, खुलेपन का हामिल, महफूज और खुशहाल हो। तो दूसरी जानिब जनूबी कोरिया और अमरीका ने 11 रोज़ा मुश्तरका जंगी मशकों का आगाज कर दिया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, बरतानिया, यूनान, इटली, न्यूजीलैंड, फिलिपाइन और थाईलैंड समेत जनूबी कोरिया में मुतअय्यन अक़वाम मुत्तहिदा की फौज भी शामिल है, जिसमें 20 जंगी तैयारे भी हिस्सा ले रहे हैं, जिसे शुमाली कोरिया ने जंग की रिहर्सल करार दिया है। रिपोर्ट आपने देखी और यही बढ़ता है इत्तेहाद अमेरिका, जापान और जनूबी कोरिया के दरमियान। इस पे हम बात करेंगे जी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्जियाकार हुमायूं खान साहब वीडियो लिंक पर, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं साहब। जी वालेकुम सलाम। हुमायूं साहब, आप इतने रोज से हमारे प्रोग्राम में नहीं आए और हम आपको बहुत मिस कर रहे थे। आज एक जानदार टॉपिक था तो हमने सोचा कि हम आपसे रिक्वेस्ट कर लें। थैंक यू सो वेरी मच, आप मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। सर ज़रा ये फरमा दीजिएगा कि अमेरिका जहाँ जो भी कर रहा होता है वो ऐसा लगता है कि वो चाइना को उसके साथ जो एक उसकी कोल्ड वॉर जिसको कह लें वो उस सिलसिले में कर रहा होता है। ये जो इत्तेहाद है इसके बारे में भी कहीं ना कहीं ऐसी खबरें आ रही हैं कि ये चाइना का मुकाबला करने के लिए किया जा रहा है। क्या फरमाएंगे सर इस पे आप? जी बिल्कुल, आपका तज्जिया और आपके कमेंट्स एग्जैक्टली हिटिंग द नेल। उसकी रीजन ये है कि पिछले 10-15 सालों से अगर आप अमेरिका के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि उसके नेशनल सिक्योरिटी के डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं उनको पढ़ लें और 10 सालों से, तकरीबन 10 सालों से जो है अमेरिका अपना जो सबसे बड़ा हरीफ या दुश्मन जिसको वो दुश्मन का लफ्ज कभी वो इस्तेमाल करता कभी नहीं करता, कंपेटिटर का लफ्ज वो ट्रेड के ऊपर हो जाए, जियो पॉलिटिक्स के ऊपर हो जाए या जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर हो जाए तो वो चीन है। तो चीन भी चूंकि दुनिया की बहुत बड़ी उभरती हुई इकोनॉमिक पावर है और उसकी मिलिट्री ताकत भी बढ़ रही है, तो इसलिए कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है अमेरिका का वो बढ़ता हुआ नजर आता है। और जिसका आज आपने रिपोर्ट का जिक्र भी किया, उसके अंदर भी यही है कि एशिया पैसिफिक या ईस्ट एशिया या साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, ऐसे वो इलाके हैं जो चाइना का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस कहलाते हैं। उसमें अमेरिका के कुछ दोस्त हैं, कुछ ऐसे मालिक हैं जो उससे बड़े अरसे से उसके साथ हैं। अमेरिका अलायंसेस बना की कोशिशें कर रहा है, जो कि लगता यही है कि चाइना को टारगेट कर रहा है, बावजूद उसके कि वो कहता है कि ये चाइना को टारगेट नहीं कर रहे,
लेकिन दुनिया सारी जानती है, दुनिया के जितने बड़े इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं, स्ट्रेटेजिक स्टडीज के एनालिस्ट हैं, वो यही कहते हैं कि अदब जो है वो चीन है, जिसके मुकाबले में या जिसको कम करने में या जिसकी तरक्की कम करने में या जिसको नीचा दिखाने के लिए ऐसे अलायंसेस बना रहा है जो चीन की तरक्की को रोकेंगे, या चीन की स्ट्रेटेजिक कैलकुलस है उसके अंदर में आप एक बड़ा जो एक ब्लॉक जो है वो उसके मद्दे मुकाबले लाने की कोशिश करेंगे। ठीक, लेकिन इस पर रिएक्शन भी तो आ गया ना सर, और बड़ा सख्त रिएक्शन आया है चाइना का। उसने कहा कि ये तो जी हमारे अंदरूनी जो मामलात हैं उनके अंदर मुदाखलत है, और ये जो एलामिया जारी किया गया है ये तो जारहाना इकदामात जो हैं वो बताए गए हैं खुद से इन तीनों ममालिक की जानिब से। तो बस ये रिएक्शन जो है ये ज़बानी कलामी होगा दीगर और बहुत सारे मामलात की तरह, या चाइना के पास कुछ ऑप्शंस हैं अब इस चीज़ को रुकवाने के? नहीं देखिए आसमा, इसके ऊपर तो चाइना ने ना बड़े अरसे से मुख्तलिफ जो अपनी पॉलिसीज हैं इसके खिलाफ नहीं, एक अपनी पॉलिसीज बनाई, जिसमें बेल्ट एंड रोड बहुत बड़ी पॉलिसी जो कहा जाता है और उसका मुकाबला किया जाता है। जो मार्शल वो है मार्शल प्लान है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो अमेरिका का यूरोप पर था, मुकाबले में कहते हैं कि बेल्ट, हालांकि बेल्ट रोड का उसके साथ कोई मतलब नहीं, कनेक्टिविटी, रीजनल कनेक्टिविटी, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, उसमें रास्ते बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें। उसके बाद चाइना ने पिछले 2 सालों से प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है जब तीसरी दफा सत्ता बने तो उन्होंने 2 बड़े मशहूर जो है बहुत बड़े और इनिशिएटिव है वो अनाउंस किया। एक तो है वो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, दूसरा ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है। ठीक, तो जो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है उसका हमने फायदा ये देखा, उसको कहा जाता है विन विन कोऑपरेशन। लेकिन उसके बाद जो अमेरिका इस किस्म की लाइसेंस बनाना जिसका भी हमने जिक्र किया वो यही है कि साउथ कोरिया, जापान, अमेरिका मिलके स्टेट के ऐसा बना जो आप है चाइना के पुराने सनत के बड़े मशहूर ताउन। अच्छा हुमायूं साहब ज़रा ये फरमा दीजिएगा, मुख्तलिफ ममालिक के साथ अमेरिका जो भी मुआहदे कर रहा है, जो भी इत्तेहाद बढ़ा रहा है, ताउन बढ़ा रहा है, जैसा कि मैंने पहले सवाल में भी आपसे पूछा कि ऐसा दिखाई देता है कि वो ये सारा कुछ जो है वो चीन की बढ़ती हुई तरक्की से खाइफ होकर कर रहा है, जबकि उसके पास ये ऑफर मौजूद है चाइना की जानिब से, जो कि पूरी दुनिया के लिए है चाइना की जानिब से, कि आप आएँ चाइना के साथ मिलें और तरक्की के लिए काम करें, इंसान की फलाह के लिए काम करें, और जो सारे हमारे पास वसाइल मौजूद हैं वो जंगों में झोंकने की बजाय उसको आप कहीं ना कहीं इंसान की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। तो फिर अमेरिका इसका हिस्सा क्यों नहीं बनता है? अभी भी अगर देखा जाए तो अमेरिका तो बहुत आगे है चाइना से बहुत सारी, और शायद चाइना को बहुत वक्त लगेगा अभी उस तक पहुंचने में जहां अभी से अमेरिका ने इकदाम जो हैं वो शुरू कर दिए हैं। तो अगर ये दोनों मिल जाएं तो ये तो बहुत ही बेहतर नहीं हो जाएगा अमेरिका के लिए, चाइना के लिए, और न सिर्फ इन दोनों ममालिक के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए? हुमायूं साहब जी बिल्कुल आपने बताया, लेकिन आई ऐसी है कि जो बड़ी ताकत है बोले जो हमें दुनिया में साबित भी हुए, उसमें यही है कि जो एक बहुत बड़ी ताकत रखी हो जो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है जिसको ग्लोबल सुपर पावर कहा जाता है, हाइपर पावर कहा जाता है, उस जब उसका अस्तित्व कम होता नजर आता है और दूसरी साइड पे एक नई उभरती ताकत जो है वो दे रही है, जिससे दुनिया में गुर्बत को सतह होने जो है 800 मिलियन लोग उसकी आबादी की कोविड के ऊपर लोगों की सेलेक्ट करना, नए फॉर्मूले जिसमें विन विन सिचुएशन है जिसका थोड़ी देर पहले का जिक्र किया है, सिक्योरिटी इनिशिएटिव हमने इसमें बहुत बड़ी इसमें सऊदी अरेबिया और मुस्लिम के 2 हैं जो कि बहुत शुक्रिया। हुमायूं खान साहब जी हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर तज्जियाकार हैं, बड़ी ग्रिप रखते हैं खासतौर पर जब चाइना से मुतालिक या किसी भी बड़े मुल्क से मुतालिक कुछ इस तरह का कोई बड़ा मामला होता है। हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं, आज भी हमारी रिक्वेस्ट पर हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलता है। अच्छा हुमायूं साहब ज़रा ये फरमा दीजिएगा, मुख्तलिफ ममालिक के साथ अमेरिका जो भी मुआहदे कर रहा है, जो भी इत्तेहाद बढ़ा रहा है, ताउन बढ़ा रहा है, जैसा कि मैंने पहले सवाल में भी आपसे पूछा कि ऐसा दिखाई देता है कि वो ये सारा कुछ जो है वो चीन की बढ़ती हुई तरक्की से खाइफ होकर कर रहा है,
जबकि उसके पास ये ऑफर मौजूद है चाइना की जानिब से, जो कि पूरी दुनिया के लिए है चाइना की जानिब से, कि आप आएँ, चाइना का साथ मिलें और तरक्की के लिए काम करें, इंसान की फलाह के लिए काम करें, और जो सारे हमारे पास वसाइल मौजूद हैं वो जंगों में झोंकने की बजाय उसको आप कहीं ना कहीं इंसान की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। तो फिर अमेरिका इसका हिस्सा क्यों नहीं बनता है? अभी भी अगर देखा जाए तो अमेरिका तो बहुत आगे है चाइना से बहुत सारी, और शायद चाइना को बहुत वक्त लगेगा अभी उस तक पहुंचने में, जहां अभी से अमेरिका ने इकदाम जो हैं वो शुरू कर दिए हैं। तो अगर ये दोनों मिल जाएं तो ये तो बहुत ही बेहतर नहीं हो जाएगा अमेरिका के लिए, चाइना के लिए, और न सिर्फ इन दोनों ममालिक के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए? हुमायूं साहब जी बिल्कुल आपने बताया, लेकिन आई ऐसी है कि जो बड़ी ताकत है, सिर्फ बोले जो हमें दुनिया में साबित भी हुए, उसमें यही है कि जो एक बहुत बड़ी ताकत रखी हो रही है इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, जिसको ग्लोबल सुपर पावर कहा जाता है, हाइपर पावर कहा जाता है, उस जब उसका अस्तित्व कम होता नजर आता है और दूसरी साइड पे एक नई उभरती ताकत जो है वो दे रही है, जिससे दुनिया में गुर्बत को सतह गुर्बत जो है 800 मिलियन लोग उसकी आबादी की कोविड के ऊपर लोगों की सेलेक्ट करना, नए फॉर्मूले जिसमें विन-विन सिचुएशन है, जिसका थोड़ी देर पहले का जिक्र किया है, सिक्योरिटी इनिशिएटिव हमने इसमें बहुत बड़ी इसमें क्या और बिहेवियर और मुसलमानों के दो हैं जो कि बहुत शुक्रिया। हुमायूं खान साहब जी हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर तज्जियाकार हैं, बड़ी ग्रिप रखते हैं खासतौर पर जब चाइना से मुतालिक या किसी भी बड़े मुल्क से मुतालिक कुछ इस तरह का कोई बड़ा मामला होता है। हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं, आज भी हमारी रिक्वेस्ट पर हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। मुलाजमतों में तफरीक की शरह जो पहले 9% हुआ करती थी अब बढ़कर 68% तक जा पहुंची है। BBC ने भी रिपोर्ट किया है कि भारत में मुसलमानों के मजहबी अकायद पर कदगन लगाई गई, मुसलमानों को इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से माशी बॉयकॉट जैसे मसाइल का भी सामना करना पड़ा। इंतहा पसंदों ने सरेआम उन्हें धमकियां दी कि मुसलमानों से निमटने के लिए हिटलर के तरीके अपनाना होंगे। भारतीय हुकूमत ने ऐसी इश्तियाल अंगेजी को कंट्रोल करने के बजाय हमेशा सपोर्ट फराहम की। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि हुक्मरान जमात ने इस्लाम दुश्मन पॉलिसी को अपनी सियासी कामयाबी से जोड़ रखा है। भारत में मुस्लिम ख्वातीन के खिलाफ जराइम में भी 15% से ज़ायद इजाफा देखा गया। ख्वातीन से बढ़ते जिनसी हरासगी के वाक़यात भी भारत के मुंह पर बदनुमा दाग बन चुके हैं। भारत में मुसलमानों को किस तरह तफरीक का निशाना बनाया जा रहा है, इस पर हमारे पास एक डिटेल पैकेज है, आपको दिखाते हैं। हिंदुत्व नज़रियात के हामी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान इस्लामोफोबिया का गढ़ बन चुका है, जहां भारतीय मुसलमान शदीद समाजी तफरीक, मुआशी अबतरी और सियासी तन्हाई का शिकार हैं, जिसका इतराफ़ बैनुल अक़वामी इदारों ने भी किया है। कौंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में मोदी के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद से मुसलमानों की सियासी नुमाइंदगी मुसलसल गिरावट का शिकार है और भारत की मजबूरी आबादी का 15% होने के बावजूद पार्लियामेंट में मुसलमानों की नुमाइंदगी सिर्फ 5% है, जबकि बीजेपी में कोई मुसलमान पार्लियामेंटेरियन ही नहीं है। एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि मगरबी बंगाल की 26% आबादी मुसलमान, लेकिन पुलिस में हिस्सा सिर्फ 7% है। आसाम की 31% आबादी मुसलमान, जबकि पुलिस में सिर्फ 10% है। खुद भारतीय इदारा शुमारियात की 2020 की रिपोर्ट से मुसलमान मुखालिफ इक़दामात की निशानदही की जाती रही है, जिसमें बताया गया है कि 2% से भी कम मुस्लिम खवातीन को यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलता है। ऑक्सफैम ने मुस्लिम तबके के हवाले से मुआशी अबतरी को रिपोर्ट किया कि तनख्वाहदार तबके में मुसलमानों का हिस्सा 23% से गिरकर 15% रह गया, जबकि निजी शोबे में मुसलमानों की तनख्वाह हिंदुओं से 49% कम है। मुसलमानों के खिलाफ मुलाजमती तफरीक गुज़िश्ता 16 बरस में 9% से बढ़कर 68% की खौफनाक हद तक पहुंच चुकी है। इकोनॉमिक टाइम्स में कहा गया कि 500 बड़ी भारतीय कंपनीज में सिर्फ 2% मुसलमान आला ओहदों पर हैं। बरतानवी नशियाती इदारे BBC का कहना है कि मोदी सरकार UCC, शहरियत, गौ रक्षक, तलाक और हिजाब से मुताल्लिक कवानीन के जरिए मुसलमानों को निशाना बना रही है।
1947 से अब तक 50,000 से जायद मुस्लिम मुकद्दस मकामात को नजर आतिश या मंदिरों में तब्दील किया जा चुका है। रवां साल इंतहा पसंद हिंदू रहनुमा रंजीत ने मुसलमानों के मुआशी बाइकाट का मुतालबा किया और हिंदुओं पर जोर दिया कि वो मुसलमानों के साथ किसी किस्म का लेन देन न करें। इंतहा पसंद रहनुमा का कहना है कि मुसलमानों से निपटने के लिए हिटलर के तरीके अपनाना होंगे। दूसरी जानिब इंतहा पसंद हिंदू तंजीमों की तरफ से मुसलमानों के खिलाफ लव जिहाद और हलाल जिहाद जैसी महमात भी जारी हैं। अमरीकी इदारा बराए मजहबी आबादी ने एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत में मुसलमानों समेत अकलियतों पर मुनज़्ज़म अंदाज से हमले किए जाते हैं। अमरीकी इदारा बराए मजहबी आज़ादी का कहना है कि भारत में आज़ादी से अब तक 50,000 मसाजिद, 20,000 से ज्यादा चर्च और दीगर इबादत गाहें इंतहा पसंदों का निशाना बन चुकी हैं। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में इंतहा पसंद हिंदुओं ने सदियों पुरानी बाबरी मस्जिद को शहीद किया था। शाही ईदगाह मस्जिद, शमसी मस्जिद और ज्ञानपी मस्जिद समेत दर्जनों इबादत गाहों पर हिंदू इंतहा पसंदों के दावे अदालतों में जेर इल्तवा हैं। इंतहा पसंद हिंदू तंजीमों की तरफ से मुसलमानों के खिलाफ जिहाद और हलाल जिहाद जैसी मुहिमात भी जारी हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया कि 2021 की निस्बत 2022 में खवातीन के खिलाफ जराइम में 15.3% इजाफा हुआ। 2018 में भारत खवातीन के लिए खतरनाक तरीन ममालिक में सर फहरिस्त था। 2021 में 31,677 ज्यादती, 76,263 अगवा और 30,856 घरेलू तशद्दुद के वाकयात रिपोर्ट हुए। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक रोजाना सफर करने वाली खवातीन में से 80% को जिनसी हिरासगी का सामना करना पड़ता है। भारत में रोजाना खवातीन से 86% ज्यादती के वाकयात पेश आते हैं, जिनमें से दिल्ली 6 वाकयात के साथ सरे फहरिस्त है। नज़र रिपोर्ट आपने देखी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।